नल पुराण इतिहास के एपिसोड 133 में समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए एक कमेंट है और कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर श्रीमान सुभाष स्वामी जी हैं और वो लिखते हैं, गुरुजी नमस्कार, होली की शुभकामना। हमने नल पुराण के सारे एपिसोड देखे हैं 132 तक। मेरा नाम सुभाष स्वामी है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील के एक छोटे से गांव किराड़ा का रहने वाला हूं। आपके सभी श्रोताओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा नाम भी चैनल पर लिया जाए। मैं भी अपने बड़े पिताजी के साथ आपकी सभी वीडियोस देखता हूं। मैं नवीन। तो देखिए श्रीमान सुभाष स्वामी जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने आपका नाम हमारे चैनल से प्रसारित कर दिया है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 132वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 132वें एपिसोड में मैंने बताया था कि जब सोनपाल के पुत्र सूरजपाल को राजा नल सही कर देते हैं, उसका इलाज कर देते हैं, नागराज करकोटक को बुलाते हैं और करकोटक से कहते हैं कि इसके शरीर का संपूर्ण जहर खींच लो। तो करकोटक उस सूरजपाल के शरीर से संपूर्ण जहर को वापस खींच लेता है और जैसे ही नाग ने जहर वापस खींचा तो सूरजपाल जीवित हो उठा। और जब सूरजपाल जीवित हुआ तो राजा सोनपाल बड़ा प्रसन्न हुआ। वो महाराज नल को अपने दरबार में ले आया और अपने दरबार में ये विचार करने लगा, अपने समस्त सभासदों से कहने लगा कि इस व्यक्ति ने हमारे पुत्र को जीवन दान दिया है, इसलिए इसे हम कारागार से मुक्त करते हैं। परंतु देखिए श्रोताओं, जो चित्रा थी, उसकी पुत्री चित्ररेखा मन में विचार करने लगी कि मैंने इस राजा को बंदी बनवाया है और मेरे पिताजी इसे छोड़ने वाले हैं। अब मेरा क्या होगा? मुझे तो इसके साथ विवाह करना था, इसलिए जैसे ही पिताजी इसे छोड़ेंगे मैं इसका कोई और उपाय करती हूं। तो उसके दो सहेलियां थी चित्ररेखा की। जो चित्ररेखा थी उसकी दो सहेलियां थी और एक का नाम था सुक्को और दूसरी का नाम था भग्गो। सुक्को और भग्गो नामक दो महाजादूगरनी जो कि चित्रा की सहेली थी। चित्रा ने मन में विचार किया कि अब मुझे सुक्को और भग्गो को बुलाना होगा, वे ही मुझे इस राजा को दिला सकती हैं, अन्यथा ये राजा मेरे चंगुल से मुक्त हो जाएगा। देखिए श्रोताओं, ये सोच करके देखिए श्रोताओं, राजकुमारी चित्रा ने अपनी दासी को बुलाया और दासी से कहने लगी कि दासी, तुम शीघ्रता से सुक्को और भग्गो को मेरे पास बुला करके लाओ। आज मुझे उनसे एक बहुत जरूरी काम है। हे भक्तों, जब दासी ने ये बात सुनी तो दासी ये सोच करके सुक्को और भग्गो को बुलाने के लिए चल देती है कि राजकुमारी का कोई आवश्यक काम होगा। जब सुक्को और भग्गो के घर दासी गई तो भग्गो और सुक्को से कहने लगी कि आपको राजकुमारी चित्रा ने इसी समय बुलाया है। जब सुक्को और भग्गो ने ये बात सुनी तो मन में सोचने लगी कि राजकुमारी का कोई ना कोई काम अवश्य आ गया है, इसलिए हमें चलना होगा। दोनों महाजादूगरनी सुक्को और भग्गो राजकुमारी चित्ररेखा के घर पहुंच जाती है और राजकुमारी चित्रा से कहने लगी कि हे राजकुमारी चित्रा, ये बताइए कि हमें कैसे याद किया, क्या कारण है? तो चित्रा कहने लगी कि देखो सहेलियों, तुम जानती हो कि मैं विवाह योग्य हो गई हूं और मैंने भगवान शंकर से एक अद्वितीय पति वरदान में मांगा था और ऐसा पति मुझे मिल भी गया। मेरे फूल बाग में एक राजकुमार आया था और बड़ा सुंदर, देवताओं को भी पराजित करने वाला था। उससे मैंने जब विवाह की बात कही तो उसने मना कर दिया और उसे मेरे पिताजी बंदी बना लाए। परंतु अब मेरे पिताजी उसे कारागृह से मुक्त कर रहे हैं,
जेल से उसे छोड़ने वाले हैं, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो सुक्को और भग्गो कहने लगे, बताओ क्या काम है। कि जैसे ही पिताजी उसे मुक्त करें तो तुम अपना जादू डाल करके उसे अपने कब्जे में ले लो और अपने कब्जे में लेकर के उसे दूरस्थ वन में ले जाओ, और जब वो ये हाँ कर दे उसे सम्मोहित करो, उस पर सम्मोहक मंत्र का प्रहार करो, और जब वो मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाए तब उसे मेरे महलों में ले आना। ये बात जब सुक्को और भग्गो ने सुनी तो कहने लगी, राजकुमारी ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे कार्य तो हम प्रतिदिन करती हैं, तुम चिंता क्यों कर रही हो व्यर्थ में। हे श्रोताओं, राजा सोनपाल उधर महाराज नल को छोड़ने वाले थे। महाराज नल से कह दिया कि हे राजन, तुम सम्मान सहित हमारे यहां से जा सकते हैं, आप हमारे कारागृह से बरी हो गए। परंतु श्रोताओं, जैसे ही राजा नल चलने लगे तो सुक्को और भग्गो ने अपना जादू डाला और जादू के बल से राजा नल को एक तोता बना लिया, और तोता बना करके सुक्को और भग्गो दोनों दूरस्थ वन क्षेत्र में ले जाती है। बहुत दूर एक वन था, उस वन में ले गई और वन में एक कुटिया थी। उस अदृश्य कुटी पर ले जा करके उसको रखने लगे, और सुक्को और भग्गो ने उसे वन क्षेत्र में जाकर के राजा बना लिया, उसी मूल रूप में ले आई। सुक्को भग्गो कहने लगी कि वास्तविकता में बहुत ही सुंदर राजा है, ऐसा पति यदि हमारी राजकुमारी चित्रा को मिल जाए तो वो धन्य हो जाएगी और हमें ना जाने कितना इनाम देगी। इसलिए वो राजा नल को असली रूप में ला करके प्रताड़ित करने लगी। कहने लगी कि देखिए राजा, यदि तुमने हमारी राजकुमारी चित्रा से विवाह नहीं किया तो तुम जीवित नहीं रहोगे। तुम जानते हो कि हमारी राजकुमारी चित्रा एक अद्वितीय सुंदरी है। राजा नल बोले कि देखो जादूगरनियों, मैं जानता हूं, परंतु तुम ये तो सोचो कि राजकुमारी से मैं विवाह कैसे करूं, क्योंकि मेरा तो विवाह तो क्या कहूं, मेरे तो पुत्रों के भी विवाह हो चुके हैं, मेरे तो पुत्रों पर भी संतान पैदा हो गई है, इसलिए मेरी उम्र विवाह के योग्य नहीं है, मैं विवाह के योग्य नहीं रहा, इसलिए मेरा विवाह करने से क्या फायदा होगा। तुम्हारी राजकुमारी जवान अवस्था की है, इसलिए कोई सुंदर राजकुमार देख करके उसके साथ विवाह किया जाए तो अच्छा रहेगा। परंतु सुक्को और भग्गो नहीं मानती हैं और राजा नल को बार बार इसके लिए प्रताड़ित कर रही है कि तुम्हें हमारी राजकुमारी से विवाह करना होगा। श्रोताओं, चित्रा अभी वहां से निकल जाती है महल से फूलबाग में घूमने के बहाने, और जहां चित्रा ने राजा नल को नल बना रखा था और उससे बातें कर रही थी, वहीं पहुंच जाती है। चित्रा राजा नल से कहने लगी कि देखिए स्वामी, तुम मेरा वरण कर लो, चाहे तुम विवाह के योग्य नहीं है, परंतु मैं तो तुम्हें अपना पति मान चुकी हूं। मैंने भगवान शिव से तुम्ही को मांगा था, मैंने अद्वितीय पति मांगा था, इसलिए आप मेरा ये प्रस्ताव ना ठुकराएं, और यदि मेरा प्रस्ताव ठुकराया तो आप कभी भी नरवरगढ़ नहीं जा सकते। राजा नल कहने लगा, राजकुमारी, यदि मैं तुझसे विवाह करता तो उस दिन बंदी नहीं बनाया जाता, और तुझसे विवाह करता तो बक्सी में पड़ा नहीं रहता, मुझे छोड़ दिया जाता, और मेरे भांजे की बारात जिंदमढ़ी पर पड़ी नहीं रहती। बारात को पड़े हुए आज 7 दिन हो गए, और मुझे खोजने में मेरी सेना ने, मेरे मित्र मनसुख ने और मेरे बहनोई राजा मान ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। तुम जानती हो कि मेरे भांजे का विवाह करने के लिए मैं देश बंगाले जा रहा हूं, परंतु तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुमसे कभी विवाह नहीं कर सकता। और एकदम से राजा नल को याद आया कि रानी गजमोतनी को बुलाया जाए। राजा नल ने रानी गजमोतनी का ध्यान लगाया, स्मरण किया रानी गजमोतनी का, और रानी गजमोतनी से राजा नल कहने लगे कि प्रिय, मुझे देखो मेरी क्या हालत है, 3 औरतों ने मुझे घेर रखा है और वो जादू के बल से मुझे कहीं छोड़ती नहीं है, मुझे बांध रखा है उन्होंने, जब मैं उनको मारना भी चाहूं तो मुझे तोता बना देती है।
जब रानी गजमोतनी ने राजा नल का ध्यान सुना, उनकी आवाज उसके कानों में पहुंची, तो गजमोतनी विचार करके कि मेरे पति पर कोई संकट आ गया है, मुझे चलना चाहिए। रानी गजमोतनी यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सका उतने जल्दी ही उस कुटिया पर पहुंच जाती है जो अदृश्य कुटी के नाम से विख्यात थी। उस कुटी पर पहुंच करके गजमोतनी देखती है कि 3 औरतों ने महाराज को खड़ा कर रखा है। महाराज असहाय अवस्था में खड़े हुए हैं और उनसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। रानी गजमोतनी वहां पहुंच जाती है उसी समय अदृश्य रूप में, और राजा नल को आभास हुआ, क्योंकि रानी तो एक परी थी। राजा नल को आभास हुआ कि रानी गजमोतनी आ चुकी है। राजा नल रानी गजमोतनी से कहने लगे कि प्रिय, तुम देख रही हो कि इन पर मेरी तलवार और मेरी तेग प्रहार ही नहीं कर सकती, न जाने इन्होंने मेरे साथ क्या कर रखा है। मुझे जादू में जकड़े हुए ये दोनों जादूगरनियां और ये राजकुमारी चित्रा मेरे साथ विवाह करने की कहती है, क्या करूं? रानी गजमोतनी कहने लगी, स्वामी, ब्याह तो तुम्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ करके रानी दमयंती से विवाह किया था। अब तीसरा विवाह और कर लो। तो राजा नल बोले, प्रिय, तुम जानती हो वो मेरी मजबूरी थी। तुम्हें तुम्हारे पिता का श्राप था कि तुम्हारे उदर से कोई संतान पैदा नहीं होगी, और सोचो तुम यदि संतान पैदा नहीं होती तो हमारा वंश समाप्त हो जाता। क्या तुम अपने वंश को समाप्त करवाना चाहती हो? रानी गजमोतनी कह रही है, तो महाराज अब आप क्या चाहते हो कि रानी इस जाल से तो छुड़ाओ, इन्होंने तो मेरा हाल बेहाल कर रखा है। रानी गजमोतनी बोली, ठीक है महाराज, मैं अभी आपको मुक्त किए देती हूं। तो श्रोताओं, रानी गजमोतनी ने मंत्र पढ़ा, मंत्र को अवमंत्रित किया और तीनों राजकुमारी चित्रा सहित उन पर मंत्र छोड़ दिया। वायु वेग का मंत्र था एक, जो केवल रानी गजमोतनी के पास ही था, और जैसे ही वायु वेग वाला वो प्रचंड मंत्र उन तीनों पर जाकर के गिरा, तो तीनों अंतरिक्ष मार्ग से उड़ती हुई आकाश में चली जाती है, और बहुत जल्दी ही, बहुत कम समय में तीनों सोनमगढ़ में आकर के राजा सोनपाल के महल में जाकर के गिर जाती है और बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। इधर रानी गजमोतनी महाराज नल से कहने लगी कि राजन, आपसे जादू का प्रभाव हट गया है, और वो तीनों राजकुमारियां, राजकुमारी चित्रा और जादूगरनियां मेरे मंत्र के प्रभाव से कभी भी इस दिशा में नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा मंत्र का वेग ऐसा तीव्र था कि अब तक वो अपने किले में पहुंच चुकी होंगी। मैंने उन्हें क्षति इसलिए नहीं पहुंचाई कि उन्होंने तुमको कोई क्षति नहीं पहुंचाई थी, इसलिए स्वामी अब आप शहर से जा सकते हैं। राजा नल कहने लगे, रानी, मेरा वीर वरण घोड़ा उसी राजा के घुड़साल में बंद है, मुझे घोड़ा तो लेना पड़ेगा। रानी गजमोतनी कहने लगी कि महाराज आप चिंता मत करो, मैं जा रही हूं, तुम्हारा अश्व भी छुड़ा के लाती हूं। हे श्रोताओं, रानी गजमोतनी सोनमगढ़ में आ जाती है और उस घुड़साल में आई जहां वीर वरण घोड़ा बंधा हुआ था। रानी गजमोतनी ने वीर वरण को, जो सांकलों से बांध रखा था, जंजीरों से जकड़ रखा था, उन जंजीरों को खोल दिया और वीर वरण से कहा कि भैया तुम अब जा सकते हो, तुम्हारे महाराज नल वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अदृश्य कुटी पर, शीघ्रता से चले जाओ। वीर वरण घोड़ा ने देखा कि रानी गजमोतनी उसकी बहन दाने की लड़की, तो वीर वरण उससे मिलता है। मिलने के बाद कहने लगा कि धन्य हो तुमने हमेशा अपने जीवन को राजा नल को समर्पित रखा। तुम तो वास्तव में स्त्रियों में जब गिनती होगी तो तुम सर्वश्रेष्ठ मानी जाओगी, तुम्हारा नाम सभी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम एक पतिव्रता, धर्मपरायण और पति में आसक्त रहने वाली औरत हो, इसलिए जाओ बहन, तुम अपने लोक को चली जाओ और मैं भी जा रहा हूं। देखिए श्रोताओं, घोड़ा से ऐसा कहकर के रानी गजमोतनी अंतरिक्ष मार्ग को चली जाती है और घोड़ा भी अंतरिक्ष मार्ग से उड़ करके महाराज नल के पास
उस अदृश्य कुटी पर आ जाते हैं। राजा नल ने जब अपने वीर वरण घोड़ा को देखा तो राजा नल बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि वास्तविकता में ये रानी मरी नहीं है, ये तो आज भी जिंदी है, समय पर मेरा काम चलाती है, मैं जो कहता हूं उस काम को करती है, धन्य है ऐसी रानी को। वीर वरण घोड़े पर राजा नल सवार हो गया और चल देता है जिंदमणि की तरफ, जिधर उसके भांजे की बारात पड़ी हुई है। हे श्रोताओं, राजा नल फूल डोल की बारात में पहुंच जाता है और जब जैसे ही राजा नल ने उस बारात में प्रवेश किया तो राजा नल को देख करके सभी सेनापति, महाराज मनसुख और महाराज मान, उसका भांजा फूल डोल प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि आप कहाँ चले गए थे राजन? आपको खोजते खोजते हमें 7 दिन व्यतीत हो गए और हमारी बारात इस जिंदमणि से आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि हम जानते हैं यहां से आगे अब हमें हर पग पर युद्ध करना पड़े। राजा नल कहने लगा कि भाई मनसुख, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य पर नाश का असर होता है, प्रभाव होता है, विनाश का असर होता है, तो उसकी बुद्धि तो पहले ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए मैंने तुम्हारी बात को ना माना और मैं सोनमगढ़ के फूलबाग में चला गया। वहां राजा सोनम सिंह ने मुझे बंदी बना लिया। एक दिव्य जाल था उसके पास, लोहिया जाल, और उस लोहिया जाल में मुझे बांध लिया, परंतु मैं मेरी युक्ति से छूट करके उससे आया हूं। मनसुख कहने लगे कि भाई नल, भांजे का विवाह तो पीछे करेंगे, पहले इस सोनमगढ़ नरेश को देख लेते हैं। राजा नल कहने लगे नहीं मनसुख, तुम जानते हो कि यदि यहां हम युद्ध में उलझ गए तो ना जाने हमें कितना समय लग जाएगा और हमारे भांजे का विवाह अधूरा रह जाएगा, इसलिए बारात को आगे बढ़वाओ, आदेश दो बारात को और चलो बंगाली की तरफ। देखिए श्रोताओं, राजा नल जिंदमणि से, सोनमगढ़ पर एक जिंदमणि नामक स्थान था, वहां से अपनी बारात को आगे बढ़ा देते हैं और लगातार सफर करते हुए चले जा रहे हैं। मार्ग में अनेकों कठिनाई आई, मार्ग में बहुत सी बाधाएं आई, परंतु राजा नल ने समस्त बाधाओं को पार कर लिया। बाधाओं को पार करके बंगाले के बॉर्डर पर जहां सीम थी उस स्थान पर डेरा जाकर के डाल दिए। राजा नल बंगाले से कई बार पहले भी परिचित हो चुका था। राजा नल अपने समस्त सेनापतियों से और सभासदों से कहने लगा कि इस शहर में, जो ये बंगाला देश है, यहां जादू की कमी नहीं है, ये जादू का गढ़ है और मेरे साथ जब जब मैं बंगाले आया हूं तो कोई ना कोई घटना अवश्य घटी है। इसलिए जिस तंबू में दूल्हे रहता है, हमारा भांजा फूल डोल है, उस तंबू का सुरक्षा घेरा और बढ़ा दीजिए, वह अतिरिक्त सैनिक लगा दो और बड़े बड़े योद्धा रात भर जाग करके उसके तंबू में सुरक्षा करेंगे। देखिए श्रोताओं, राजा नल के आदेशानुसार महाराज मान ने अपने विश्वसनीय सेनापतियों को जिस तंबू पर फूल डोल सो रहा था, तंबू के अंदर, उस तंबू का पहरा बहुत सख्त लगा दिया, हाई अलर्ट पर कर दिया सेना को और राजा नल के पास आकर के बैठ जाता है महाराज मान। बात चल रही है, दोनों में आपस में चर्चाएं चल रही हैं कि क्या किया जाए, आगे की प्लानिंग क्या करनी चाहिए, क्योंकि कल हमें बंगाले में प्रवेश करना है। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि राजा नल जब ये विचार कर रहे थे तो उसी समय राजा नल को याद आया कि अब भी हमें रानी गजमोतनी को ही बुलाना होगा। यदि मार्ग में कोई खतरा हुआ तो हमें और कोई नहीं बचा सकता, केवल महारानी ही बचाएगी। राजा नल ने गजमोतनी का स्मरण किया तो गजमोतनी फिर राजा नल के पास आई। राजा नल से बोली कि स्वामी, अब क्या बात है कि रानी, तुम जानती हो तुम्हारे बिना हमारा कोई भी युद्ध हम जीत नहीं सकते, चाहे हम बल में कितने ही बलशाली क्यों ना हो, परंतु जहां बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है वहां तुम्हारा बुद्धि और विवेक हमेशा
हमसे आगे रहा है, हमारी जीत कराई है, नहीं तो अब तक न जाने कब तक कभी के हम मारे गए होते, क्योंकि हमें कई बार अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। रानी गजमोतनी कहने लगी कि महाराज, आप राजा समरजीत के यहां तक बड़े आसानी से जा सकते हो, मैं तुम्हें एक अवमंत्रित मार्ग बना देती हूं। कोई भी सैनिक, कोई भी योद्धा उस मार्ग को मत छोड़ना, तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। राजा नल कहने लगा कि रानी वो तो ठीक है, चलो मार्ग तो तुम बना दोगी, परंतु बंगाले का बॉर्डर है और इस बॉर्डर पर हमारे साथ कई बार घटनाएं घटी, हमारे परना चोरी हुए, स्वयं हमें तोता बनना पड़ा, हमारे ब्राह्मण भी तोता बन गए, लाखा दादा। इसलिए तुम आज की रात्रि हमारे इस तंबू की सुरक्षा करोगी। रानी कहने लगी कि महाराज, आपने बात तो बड़ी कठिन अटकाई है, क्योंकि मैं पूरी रात्रि नहीं ठहर सकती, परंतु मैं इस तंबू को अवमंत्रित कर देती हूं। कोई भी जादूगरनी इस क्षेत्र में जादू नहीं चलाएगी। हे श्रोताओं, रानी गजमोतनी उस संपूर्ण सेना वाले क्षेत्र को, शिविर को अपने मंत्रों से अवमंत्रित कर देती है और राजा नल से कहकर के कि महाराज, मुझे भी स्वर्ग में जाना होता है, मुझे अपने परिलोक में रहना पड़ता है, मैं अधिक समय नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं जा रही हूं, आप चिंता मत करो। श्रोताओं, जब वो क्षेत्र अवमंत्रित कर दिया, उसको कीलित कर दिया, तो किसी भी जादू का प्रभाव उस क्षेत्र पर नहीं हुआ। दूसरे दिन जब प्रातः काल हुआ तो राजा नल अपनी सेना को आदेश देते हैं कि चलो, महाराज समरजीत का राज्य यहां से बस 30 योजन दूर है, 120 कोस दूर है, और 120 कोस का सफर हम 3 दिन में कर लेंगे। श्रोताओं, 3 दिन का लगातार सफर उस बंगाली देश में राजा नल ने किया और राजा नल 3 दिन का सफर करके महाराज समरजीत की राज्य की सीमा में पहुंच जाते हैं। राजा समरजीत को यह आदेश लिख करके, एक खत लिख करके राजा नल मनसुख ने भिजवाया कि हमारी बारात तुम्हारे राज्य की सीमा पर आ गई है, तुम्हारे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गई है। हे राजन, जो तुम्हारे नेग, नियम और विवाह की शर्तें हैं, उनकी पत्रिका लेकर के आप अपने नेगी को हमारे पास भेज दें, आप अपने एक सैनिक को हमारे पास भेज दें, या नाई और ब्राह्मण को हमारे पास भेज दें। देखिए श्रोताओं, पत्र लेकर के पत्रवाहक महाराज समरजीत के दरबार में पहुंचा और उसे वो पत्रिका थमाई। पत्रिका जब महाराज समरजीत ने पढ़ी कि राजा नल, राजा मनसुख अपनी सेना सहित हमारे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, उन्होंने बंगाली देश की समस्त बाधाओं को जीत लिया, उनको कोई भी नहीं रोक पाया, इसलिए हमें भी जो हमारे नेग हैं, हमारी शर्तें हैं, उनको महाराज को बताना होगा, नाई और ब्राह्मण को बुलाया जाए। हे श्रोताओं, राजा समरजीत ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और जो शर्तें थी विवाह की, उन शर्तों का परवाना लेकर के भेज दिए नाई और ब्राह्मण महाराज नल के दरबार में, जहां सेना पड़ी हुई थी उस शिविर में। श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।